एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जो आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया है ना। तो उसके हम टॉप 30 एग्जाम लेवल एमसीक्यूज करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम आज इतने अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ना। तो जल्दी से सब इस वीडियो को लाइक कर दो और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो सभी ने सब्सक्राइब कर दिया? पक्का? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पालमपुर। ठीक है, पालमपुर की इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें से कौन सी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो पालमपुर में कौन सी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी? हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वहां पे 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, है ना। वो सभी के सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो वहां की जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो क्या हुई? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 75% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, बाकी के जो 25% पीपल थे वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज थे, जैसे कि डेयरी फार्मिंग हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड अदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए एग्रीकल्चर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पालमपुर। तो पालमपुर में इरिगेशन का मेन सोर्स क्या था? अब वहाँ के जो फार्मर्स थे, ठीक है, वो अपने लैंड पे एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, तो प्लांट्स को वाटर भी तो देना है ना। तो अपनी फील्ड्स में प्लांट्स को, क्रॉप्स को वाटर देने के लिए वो इरिगेशन का क्या उनके लिए मेन सोर्स था? तो ऑप्शन आर कैनाल्स, रिवर्स, ट्यूबवेल्स एंड रेन वाटर। तो आंसर विल बी ऑप्शन थी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ट्यूबवेल्स। ठीक है, ट्यूबवेल्स की हेल्प से वो अपने फील्ड्स में जितने भी क्रॉप्स या प्लांट्स वगैरह है उनको वो इरिगेट करते थे। ठीक है, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्यूबवेल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In this question, they are saying what percentage of the population in Palampur is engaged in non-farming activities। ठीक है, पालमपुर की पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? तो हमने अभी पढ़ा 75% पीपल तो फार्मिंग करते थे, तो बाकी के कितने परसेंट बच गए? 25%। दे वर इन्वॉल्व इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी? जैसे कि डेयरी फार्मिंग, है ना, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉपकीपिंग और एंड अदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 25%। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। What is the main reason for the dependence of money lenders in पालमपुर? अब पालमपुर में देखो इतने सारे स्मॉल फार्मर्स है ना, जिनके पास लैंड बहुत थोड़ा सा है, उनके पास कैपिटल कम है, तो उनके पास इतने पैसे वैसे नहीं होते कि वो HYV सीड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह परचेज कर सके, तो उनको लोन्स या पैसों की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ देम वर इतने एजुकेटेड नहीं है वो, ठीक है, उनको इतना बैंक्स वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सेस टू बैंक्स, है ना। तो बैंक्स की तरफ उनका जो एक्सेस है वो बहुत कम है, इसीलिए वो सारे के सारे मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द मनी, है ना, कैपिटल के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लैक ऑफ एक्सेस टू बैंक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आंसर क्लियर है, ऑप्शन सी, लैक ऑफ एक्सेस टू बैंक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लैंडलेस लेबरर्स इन पालमपुर। अब पालमपुर में क्या है, सभी लोगों के पास तो लैंड नहीं था। जो लार्ज फार्मर्स उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, ना, मीडियम के लिए थोड़ा उससे कम लैंड था, और फिर स्मॉल फार्मर्स के लिए 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड था। बट बहुत से लोग दलित वगैरह ऐसे भी थे जो बिल्कुल लैंडलेस थे, मतलब उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वो दूसरे लोगों के, दूसरे जो वहाँ के लोग हैं उनके फार्म पे जाके काम करें, है ना। तो ऑप्शंस क्या है देखो, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, डेली वेजेस, वीविंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरों के लैंड पे जाके वो काम करते थे और डेली उनको वेजेस वगैरह मिलते थे, है ना, डेली काम करने के उनको पैसे मिलते थे, वही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन पालमपुर। अब देखो पालमपुर में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद लोगों ने जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। उसमें उन्होंने HYV सीड्स का यूज करने लग गए, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, है ना, ये सारा यूज करने लगे। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन ए जो है दैट इज ट्रेडिशनल प्लोइंग, देन मैनुअल सोइंग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड नॉन इरिगेटेड फार्मिंग। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, है ना, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में उन्होंने यही तो सीखा था। उन्होंने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया, केमिकल्स यूज करने लग गए, मशीनरी, है ना, और जो एडवांस मशीनरीज हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, which organization provides the necessary credit for farming in पालमपुर। ठीक है, पालमपुर के जो फार्मर्स थे उनके लिए
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रेडिट वगैरह को क्या कहते हैं प्रोवाइड करती थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शंस है बैंक्स, मनी लैंडर्स, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स, एनजीओस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स। तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स जो है यहाँ के जो पुअर फार्मर्स थे उनको सपोर्ट करती थी, उनके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए उनको क्रेडिट प्रोवाइड करती थी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल? नाउ आपने बहुत ही एक चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो जो थर्ड फैक्टर था फिजिकल कैपिटल, उसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक तो है फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमने क्या पढ़ा था? फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं? टूल्स, मशीनरीज वगैरह, है ना, ये सब जो हमें एक ही बार परचेज करना है और थ्रू आउट द प्रोडक्शन वो हमें बार बार यूज में आ जाती है। उसके अलावा क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपको हर स्टेज पे चाहिए, है ना, मतलब दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। जैसे कि पैसे हो गए, आपने जो अपने फार्म पे लेबर्स रखे हुए हैं उनको डेली आपने वेजेस वगैरह देना है ना, पैसे वगैरह देना है, और सीड्स चाहिए होती है आपको टाइम टू टाइम, फर्टिलाइजर्स वगैरह, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन क्या है? रॉ मटेरियल एंड लैंड, रॉ मटेरियल एंड बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड एंड लेबर। सो आंसर इज ऑप्शन सी, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। ठीक है, रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल में, और मनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? मतलब वो एक्टिविटी जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल गेन वगैरह नहीं होता, कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, आप अपनी मर्जी से कोई सर्विस वगैरह दे सकते हो किसी को। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको पैसे नहीं मिलते, वो एक्टिविटीज। तो नॉन फार्मिंग इनमें से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? तो ऑप्शन आर देखो, पहला ऑप्शन जो है दैट इज अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। ठीक है, टीचर जो स्कूल में पढ़ा रही होती है उसको उसके पैसे मिलते हैं ना, सैलरी वगैरह मिलती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। डॉक्टर केयरिंग द पेशेंट, डॉक्टर को भी पेशेंट को देखने के लिए फीस मिलती है। मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली, अब जो मदर है, ठीक है, वो अपनी पूरी फैमिली से इतना प्यार करती है, ठीक है, बिना किसी फाइनेंशियल गेन के लिए वो उनके लिए कुक करती है, उनका ख्याल रखती है। देन अ नर्स वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो नर्स को भी हॉस्पिटल में काम करने के सैलरी पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली। ये जो है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें मदर को कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं होता, वो अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के लिए कर रही होती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स कैपिटल? अभी हमने पढ़ा फिक्स कैपिटल में क्या आती है? टूल्स, मशीनरीज वगैरह, है ना। जैसे कि कोई फार्मर है, अपने लैंड में जो भी वो प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है उसके लिए जैसे उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर जो है उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन उसको बार बार ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती रहती है, तो एक बार उसने खरीद लिया तो वो क्या बन गया? फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में क्या आ जाएंगी चीजें? पहला ऑप्शन जो है टूल्स एंड मशीन्स, देन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉइल, सीड्स। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, टूल्स एंड मशीन्स। टूल्स एंड मशीन्स को एक बार खरीदा जाता है, उसके बाद वो बार बार हमारे यूज में आते हैं, जो भी फार्मर्स वगैरह। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11, मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर्स टू। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या? देखो मल्टीपल क्रॉपिंग बेसिकली क्या है? एक ही ईयर में, एक ही सीजन में, एक ही लैंड के ऊपर अगर एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या देखो, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, कल्टिवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट रोज, cultivation of more than 1 crop on the same field each year, cultivating crops and rearing animals on the same farm. So answer will be option C, that is cultivating more than 1 crop on the same field each year. ठीक है, एक ही लैंड के ऊपर, एक ही फील्ड के ऊपर सेम सीजन में अगर आप एक से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in this they are saying how many families lives in village पालमपुर। तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ये पालमपुर विलेज है इसमें टोटल 450 फैमिलीज रहती है, जिसमें से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट को बिलोंग करती है, और 450 फैमिलीज जो है इनका जो 1/3 पार्ट है, मतलब 450 का 1/3 मतलब कि 150 फैमिलीज। 150 फैमिलीज जो है वो सारे क्या है? दलित हैं। तो उनमें से कुछ लोगों के पास लैंड होता है थोड़ा बहुत, बाकी मोस्टली जो है वो लैंडलेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल फैमिलीज पूछ रहे हैं, तो टोटल फैमिलीज कितने हो जाएंगे? 450। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपने 4 फैक्टर्स पढ़े थे। पहला फैक्टर क्या था? लैंड, दूसरा क्या था? लेबर, थर्ड वाज फिजिकल कैपिटल, और फोर्थ क्या था? ह्यूमन कैपिटल, है ना। तो ये 4 फैक्टर्स थे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इन फैक्टर्स में से नहीं है वो हमें पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज लैंड,
फिर लेबर है, फिर करेंसी एंड कैपिटल। तो करेंसी इनमें से नहीं है ना, करेंसी इन चारों फैक्टर्स को बिलोंग नहीं करता, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। लैंड, लेबर, कैपिटल तो फैक्टर्स है, बट करेंसी फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियर बाय प्लेस ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर जो है हमें पता था, पालमपुर विलेज जो है उसकी जो रोड है, ठीक है, और भी नियर बाय प्लेसेस को कनेक्ट करती है। दो प्लेस का नाम इस चैप्टर में बताया गया था, एक तो क्या था रायगंज विलेज और दूसरा था शाहपुर टाउन, है ना। तो पालमपुर विलेज का जो रोड है बाकी दो और प्लेसेस को कनेक्ट करता है, दैट इज रायगंज विलेज और शाहपुर टाउन। तो ये दो प्लेसेस जो है पालमपुर के नियर बाय प्लेसेस है, आसपास के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1960 में आया था ये। और बेसिकली इस रेवोल्यूशन में है कि एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट में क्या होता है, देखो इस मूवमेंट के बाद लोगों ने जो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, उसमें उन्होंने HYV सीड्स यूज करने लगे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, है ना। तो इन सब से क्या हुआ, इन सब से जो है प्रोडक्शन जो है ना इंक्रीज हो गई, है ना, यील्ड इंक्रीज हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, अ मूवमेंट टू प्लांट मोर ट्रीज, है ना, अ मूवमेंट टू इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स, अ मूवमेंट टू सेव वाटर, अ मूवमेंट टू इम्प्रूव हेल्थ। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, अ मूवमेंट टू इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, प्रोडक्शन होती थी बट इतनी नहीं होती थी। बाद में क्या हुआ, इसके आने के बाद फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव हो गई क्योंकि लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया, है ना। तो आंसर इज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, विच नॉन फार्म एक्टिविटी इज मोस्ट कॉमन इन विलेज पालमपुर, ठीक है। तो पालमपुर विलेज में 75% लोग तो फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे, तो बाकी के जो 25% लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पे। तो उन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी मोस्ट कॉमन क्या था, उनमें से क्या था, देखो ऑप्शन ए फार्मिंग है, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टिंग, ऑप्शन सी इज मार्केटिंग, देन डेयरी। सो डेयरी फार्मिंग वाज द मोस्ट कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर, है ना। फार्मिंग के बाद अगर हम कोई एक ऐसी एक्टिविटी सोचे जिसपे लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे तो दैट वाज डेयरी फार्मिंग। तो इसमें क्या था, डेयरी में उन्होंने बफेलोज काउस को रखा हुआ था, उसको रेगुलर फीड करते थे ना, ग्रास, ज्वार, बाजरा ये सब खिलाते थे, और जो भी मिल्क ऑब्टेन होता था वो उसको लोग फार्मर्स जो है अपने यूज़ के लिए रखते थे, और बाकी जो सरप्लस होता था वो मार्केट्स वगैरह में सेल कर देते थे, नियर बाय प्लेस जैसे शाहगंज हो गया ना, शाहगंज टाउन में या रायगंज विलेज में, तो वहाँ पे ही सेल किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द ह्यूमन कैपिटल कंप्राइज ऑफ। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो वो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़ा था, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसमें से ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। क्यों, क्योंकि इसके बिना बाकी के 3 फैक्टर्स यूजलेस हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तो चाहे लेबर हो, लैंड हो, टूल्स मशीनरीज हो, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। तो जो ह्यूमन कैपिटल है इट कंप्राइजेज ऑफ नॉलेज, क्या पूछ रहे हैं, नॉलेज, एंटरप्राइज, वेल्थ, बोथ ए एंड बी। सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी, इसमें नॉलेज भी आएगा और एंटरप्राइज भी। मतलब कि एंटरप्राइज का मीनिंग बेसिकली होता है प्लान, प्रोजेक्ट, है ना। तो अगर कोई भी आपने प्रोडक्शन या कुछ भी आपने स्टार्ट करना है तो उससे पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। अगर ये सब नहीं होगा तो आप कैसे अपने लेबर से काम कराओगे, है ना। कोई लैंड का यूज़ नहीं है, कोई टूल्स का यूज़ नहीं है, कोई उनका फायदा नहीं है। तो इसके लिए ह्यूमन कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 2 चीज़ें क्या क्या आती है, नॉलेज और एंटरप्राइज। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज इज लिमिटेड इन पालमपुर। पालमपुर विलेज में फार्मिंग एक्टिविटी का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा अपने लैंड को बढ़ा सकते हैं फार्मिंग के लिए, ना, ऐसा नहीं है। लोगों के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड होता है, ठीक है, हर फैमिली के पास वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लैंड होता है, वो फिक्स होते हैं। हालांकि कुछ वेस्ट लैंड्स को जो है वहाँ पे मैन्योर्स और वाटर्स वगैरह डाल के एक कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट किया गया, बट स्टिल जो है वहाँ का जो लैंड है वो फिक्स था। तो इसकी वजह से फार्मिंग एक्टिविटीज का स्कोप क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो आंसर देखो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड, ऑप्शन बी इज लैक ऑफ इरिगेशन, देन लैक ऑफ लेबर एंड नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। तो जो पालमपुर विलेज था वहाँ के जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉमन नहीं था। देखो वहाँ पे डेयरी तो होती थी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होता था, ट्रांसपोर्ट भी होता था, बट टूरिज्म वहाँ पे नहीं था। वहाँ पे वहाँ के जो लोग थे वो टूरिज्म एक्टिविटी में एंगेज नहीं थे। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, आंसर क्या बन जाएगा, टूरिज्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20,
Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This further leads to, अब देखो लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिया, HYV सीड्स यूज करने लगे, केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड्स वगैरह, बट इनसे क्या हुआ, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये पेस्टिसाइड्स वगैरह है ना, इससे जो सॉइल में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए है ना, उनके न्यूट्रिएंट्स ये सब जो हैं, ये जो सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको इन्होंने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं। और इससे फर्दर क्या होता है, देखो ऑप्शन ए जो है सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी इज लैंड पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, सॉइल डिग्रेडेशन। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करने से सॉइल जो है वो खराब होने लग गई, सॉइल डिग्रेड होने लग गई, ठीक है। सो सॉइल डिग्रेडेशन विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 21, Who owns the majority of land in the village पालमपुर, ठीक है। अब पालमपुर विलेज में जो मैक्सिमम जो लैंड था, मेजोरिटी ऑफ लैंड जो था वो किसके पास था, देखो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए जो है साहूकार्स, ऑप्शन बी इज अपर कास्ट फैमिलीज, ऑप्शन सी इज जमींदार एंड ऑप्शन डी इज पॉलिटिशियंस। तो जो मेजोरिटी ऑफ लैंड जो था वो किसके पास था, अपर कास्ट फैमिलीज के पास। 450 फैमिलीज थी टोटल, जिसमें से 80 फैमिलीज जो थी वो अपर कास्ट को बिलोंग करती थी, उन्हीं के पास मेजोरिटी ऑफ लैंड था। बाकी के जो लोग थे उनके पास या तो थोड़ा बहुत लैंड था या फिर वो सारे के सारे लैंडलेस थे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, अपर कास्ट फैमिलीज। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या है, देखो जो लेबरर्स जो है लैंडलेस है ना, उनके पास अपना लैंड नहीं है, वो अपनी जमीन पे काम नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको अपना घर चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए दूसरों के फार्म पे जो है काम करना पड़ता है। तो अब दूसरों के फार्म पे तो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए डेली वेजेस कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने सेट किए है। तो वो कितना है, देखो ऑप्शन है ₹150, देन ₹250, 200 एंड 300। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गवर्नमेंट ने कितना इनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किया हुआ है, ₹300 पर डे, मतलब इनको पर डे का ₹300 मिलना चाहिए, ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है, जो वहाँ के लार्ज फार्मर्स है वो इससे भी बहुत कम अमाउंट इनको पे करते हैं, विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मेन ट्रांसपोर्टेशन मेथड इन पालमपुर। देखो पालमपुर में क्या है, बहुत सारे लोग जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी एंगेज है ना, फार्मिंग के अलावा। अब फार्मिंग में भी जो भी उनका प्रोडक्शन होता है, उसमें जो सरप्लस अमाउंट होता है वो उसको मार्केट्स वगैरह में, आसपास के जो शहर है ना, विलेजेस हैं, वहाँ के मार्केट्स में सेल करते हैं। और जो भी वहाँ के लोग जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो वो जो भी अपना, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल में, ठीक है, एक पर्सन जो है वो शुगर केन से जैगरी प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसको आसपास के जो टाउन है वहाँ के मार्केट्स में सेल कर रहा है। तो ये सब जो है सामान लेके जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मेथड यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है, कॉमन है। तो देखो ऑप्शन ए जो है बसेस, ट्रैक्टर्स, बुलोक कार्ट्स एंड बाइसिकल्स। तो आंसर क्या है, बुलोक कार्ट्स, ठीक है, इसको बैलगाड़ी वगैरह बोलते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है सामान वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर लैंडलेस फार्मर्स। अब देखो जितने फार्मर्स हैं वहाँ पे पालमपुर विलेज में, सबके पास तो लैंड नहीं है ना, कुछ लोग लैंडलेस है, कुछ लोगों के पास थोड़ा लैंड है, या कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है। तो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, अब वो क्या करें, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना घर चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, दूसरों के फार्म पे काम करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो दूसरों के फार्म पे जाके काम करते हैं। सो ऑप्शन देखो क्या है, वर्किंग ऑन अदर पीपल्स फार्म्स, रेंटिंग आउट देयर लैंड, सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड रनिंग शॉप्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्किंग ऑन अदर पीपल्स फार्म, वो दूसरों के फार्म पे जाके काम करते हैं, फिर वहां से जो उनको डेली वेजेस मिलता है वो उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू पीपल यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन पालमपुर। अब पालमपुर में देखो ट्यूबवेल्स हमने पढ़ा था कि मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है, तो वहाँ के फील्ड्स में जितने भी क्रॉप्स वगैरह है उनको इरिगेट करने के लिए वहाँ पे ट्यूबवेल्स का यूज होता था। अब ट्यूबवेल्स जो है वो किससे रन होती है, डीजल से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर पावर या विंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पालमपुर में ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गई थी, तो ये जो ट्यूबवेल्स वगैरह वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ नेचुरल रिसोर्स। अब इनमें से कौन सा फैक्टर जो है प्रोडक्शन का वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो आंसर इज क्लियर, बहुत ईजी इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखो, कैपिटल है, लैंड है, लेबर, देन फिक्स कैपिटल। तो आंसर इज यस, लैंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, सभी जानते हैं ये बात। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग HYV सीड्स। देखो HYV सीड्स का जब लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कंपेयर किया जो ट्रेडिशनल सीड्स वगैरह वो यूज करते थे, तो उसमें उनको प्रोडक्शन कम मिलती थी, है ना, यील्ड उसकी कम थी। बट HYV सीड्स यूज करने के बाद उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, है ना, उनकी जो फार्मिंग मेथड्स थे वो बेटर हो गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन जो है, दे रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी इज
they increase crop production. Option C is they require less water. Option D is they make the soil less fertile. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दे इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। HYV सीड्स का यूज करने के बाद क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई, पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, हु आर स्मॉल फार्मर्स? तो स्मॉल फार्मर्स कौन थे? देखो, लार्ज फार्मर्स भी थे, मीडियम फार्मर्स भी थे और स्मॉल फार्मर्स भी थे और लैंडलेस फार्मर्स भी थे। तो स्मॉल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स जिनके पास जो है वो 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड था। तो देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फार्मर्स विद लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन इन द रेनी सीजन? अब देखो, रेनी सीजन में वो डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते थे, विंटर में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते थे, है ना। तो रेनी सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता था? जवार, बाजरा, वीट, सोयाबीन या ऑल ऑफ द अबव? सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, जवार एंड बाजरा। जवार बाजरा को वो रेनी सीजन में ग्रो करते थे और इसको एज अ वो कैटल फीड भी यूज करते थे, है ना। डेयरी वगैरह में जो बफेलोस, काउस वो रखते थे, उनको ये घास और ये जो जवार बाजरा ये सब वो खिलाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, रेनी सीजन में तो जवार बाजरा हो गया। विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो करते थे? बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा है तो विंटर सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता था? दैट इज वीट, है ना। वीट के अलावा समटाइम्स शुगर केन भी। ओके, तो याद रखना सभी। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज डन टू सरप्लस वीट इन पालमपुर? ठीक है, अब देखो, जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास इतना सारा लैंड है, उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इतना ज़्यादा जो वीट प्रोड्यूस होता है उनके लैंड पे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, कुछ वीट्स तो अपने यूज़ के लिए रख लेते थे। ठीक है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वीट होता था, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा वीट होता था दैट इज सरप्लस। ठीक है, सरप्लस का मतलब अपनी यूज़ के अलावा जो एक्स्ट्रा बच जाए। ठीक है, तो वो जो सरप्लस वीट होता है, एक्स्ट्रा वीट होता है, उसको वो क्या करते थे? मार्केट्स में जाके सेल करते थे। ठीक है, और वहाँ से भी वो मनी को अर्न करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है? सोल्ड इन द मार्केट, डिस्ट्रॉयड, गिवन इन चैरिटी, स्टॉक्ड बाय सेल्फ। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन ए, सोल्ड इन द मार्केट। तो सरप्लस वीट को मार्केट में सेल कर देते थे। तो ये थे हमारे टॉप 30 एग्जाम लेवल एमसीक्यूज। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझे। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच।